नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल फ्री स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। हमने 2-3 वीडियो डाल चुके हैं इसके ऊपर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो उससे अगला चैप्टर हम जानेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ कौन कौन सी पूरा प्रजाति यहाँ रही, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया। जैसे सबसे पहले कोल आई, फिर किरात आई, कोलों को किरातों ने भगाया, फिर किरातों को खसों ने भगाया, फिर खसों का अधिकार आया। अब आता है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल से समझने का अर्थ है कि ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। ठीक है, तो इसका उसमें आती है उत्तराखंड के जो पहली जो राजनीतिक शक्ति है उसका नाम हम कुलिंद कहते हैं। ठीक है, कुलिंदों ने यहाँ पर अधिकार किया, ऐसा प्रमाण मिले हैं। अब इसके बहुत बहुत से स्रोत मिले हैं। अब कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, स्रोतों के आधार पे ही इसकी हमको जानकारी मिलती है। तो ज्यादा इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती, हम सिर्फ स्रोतों के आधार से ही इसके बारे में जानना जानते हैं। ठीक है, स्रोत में सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनमें जिनमें लिखित साक्ष्य होते हैं, थोड़ा लिखा होता है, जानकारी मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, एक होता है असाहित्यिक स्रोत, यानी कि जो लिखे नहीं गए, सिर्फ मूर्तियों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, ठीक है, और शिलालेखों के आधार पर मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं असाहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब इसमें मिलते हैं जो कुलिंद राजवंश है, ये उत्तराखंड के सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। तो जैसे ही कहा जाता है कि जब खसों ने यहाँ पर अधिकार किया था उत्तराखंड में, तो उसके बाद खस क्या थे? बहुत ही आक्रामक थे, आक्रोश थे, जहां भी करते लड़ाई करते वहां जीत जाते, ऐसा कहा जाता है। इतिहासकार को अलग अलग इसमें मत है। तो इनकी जो आने का जो ईस्वी होती है लगभग कहा जाता है महाभारत के अनुसार, महाभारत कम से कम 3वीं और 4वीं शताब्दी के आसपास इनकी डेट बताई जाती है। ये सिर्फ एक बताया गया है, अनुमान लगाया गया है, इसके कुछ अभी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं क्योंकि ये उतना प्राचीन है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो साहित्यिक में सबसे पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुलिंद राजवंश का उल्लेख मिलता है, उनकी जानकारी थोड़ा थोड़ा मिलती है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कमेंट करके जरूर बताएं। जो विष्णुगुप्त हो गया। तो इससे एक और पता लगता है, जब विष्णुगुप्त के बारे में है तो उसमें मौर्य वंश चला होगा, सिंपल सी बात है। तो लगभग अब इससे ये आधार पे ये पता लगता है कि कुलिंद कहाँ के किसके समकालीन थे? मौर्यों के अधीन थे, ऐसा इससे पता लगाया जा सकता है। और विष्णु पुराण में हो गया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत में इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में कहा जाता है कि कुलिंदों का जो स्वभाव था, उसने महाभारत में इनका पांडवों का साथ दिया था। ऐसी ऐसी चीजें हमको थोड़ा सा स्रोतों के आधार पर थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती है। असाहित्यिक स्रोतों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। उसमें अभिलेख मिलते हैं, जिसमें कालसी का अभिलेख हो गया, अशोक का जो है, ठीक है, वहां से मिलते हैं। भरतमुद्र से मिलते हैं 4, और एक मथुरा से मिलता है 1। तो और मुद्राएं, सिर्फ और मुद्राओं के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर हम कुलिंद राजवंश को हम पढ़ सकते हैं कि हाँ, पहले इस तरीके की यहाँ पर कुछ ऐसी शक्ति रही होगी। चलिए अब समझ लेते हैं इनको किस किस नाम से पुकारा गया है। अर्थशास्त्र में जब इसमें इन्हें कुलिंदी नाम से जाना गया है, और जो है इस विष्णु पुराण में इन्हें कुलिंदोपस नाम से जाना गया है, और महाभारत में द्विज के नाम से जाना गया है। अब इसके बाद इनकी मुद्राएं जानेंगे, कौन सी कितने प्रकार की मुद्राएं थी, और उनके बारे में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, किन किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप समझेंगे इनकी मुद्राओं के आधार पर जाना गया इनके बारे में, राजा कौन था। 3 प्रकार के यहाँ पर प्रमुख मुद्राएं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसमें होता है अल्मोड़ा प्रकार, अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं, और छत्रेश्वर। और इन राजाओं का क्रम में भी बहुत सारे पूरा स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कौन राजा पहला है, दूसरा है। सिर्फ हमको मुद्राओं के आधार पर थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा के सिक्के किस प्रकार के धातु से में थे? ताम्र धातु के, ठीक है। और ये हो गया अमोदभूति प्रकार के सिक्के हैं, ताम्र प्लस रजत यानी कि मिक्स, ठीक है। और ये हो गया सिर्फ ताम्र। अब इन मुद्राओं को अलग अलग प्रकार से क्यों लिखा गया है, इसको समझते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ताम्र, इन जो मुद्राओं में था सिर्फ राज्य का नाम लिखा हुआ था, और इसमें जो था, इसमें क्या था? राज्य का नाम और राजा का नाम, प्लस और उपाधियां, उनकी उपाधियां क्या थी, और इसमें राजा का नाम। तो जिसमें इनमें जो प्रभाव देखने को मिलता है, कौन कौन सी प्रभाव मिलता है? सबसे पहले जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, उनमें यूनान उनका प्रभाव मिलता है, यूनान से संबंधित
मानते हैं इन्हें, और जो अमोधभूति प्रकार की है इनमें हिंदू और यवन शासक थे उस समय के, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। जो 3600 प्रकार के इसमें कुषाण वंश से संबंधित इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी मुद्राएं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि महाभारत के अनुसार ये कहाँ के निवासी थे, एक बार देख लेते हैं। श्रीपुर, ये श्रीपुर में रहते थे, जो अभी वर्तमान में श्रीनगर है, ठीक है। उसका जो एक राजा है सुबाहु राजा, कुलिंद राजा सुबाहु है, उसका उल्लेख मिलता है इस पर, जिसमें उसमें पहले बता चुका हूँ कि महाभारत में उसने कौरव पांडवों का साथ दिया था। तो उसकी जो उपाधि थी कुलिंदाधिपति सुबाहु, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे इनकी अब थोड़ा सा किस तरीके से काम करते थे, इनका प्रशासन क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने बता चुका है कि जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। और जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश से संबंधित जैसे अशोक से संबंधित चीजें हैं मौर्य वंश से, तो इससे भी पता लगता है कि इनकी जो फिर राजधानी थी कालपुर थी। इनके अच्छे से राजाओं का वंशों का उतना उल्लेख भी नहीं है। जो मेन है जिनके हमको थोड़ा सा, जिनकी मुद्राओं से थोड़ा सा अनुमान लगा के पता लगाया है, वही राजाओं के बारे में बताया। तो इनका उस समय पता लगता है गण शासन था, ठीक है। और जैसे ही मौर्य काल खत्म होता है, फिर इनका कहा जाता है कि उस समय मौर्य के दिन थे। तब उसके बाद इनके बाद जैसे ही मौर्योत्तर काल खत्म होता है या फिर उत्तर काल आता है, तो उसके बाद इनका स्वर्णिम काल रहा होगा, ऐसा सूत्र के हिसाब से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इनके राजाओं के नाम जो इम्पोर्टेंट है, और इनका जो उल्लेख मिलता है, जैसे राजाओं में उल्लेख का मिलता है कि अग्रराज, धनभूति, बलभूति, अमोधभूति, भानु और राव, ठीक है। अमोधभूति इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है उस समय, ठीक है। ये अपने में जो उपाधियां लगाते थे, कुल 2% उपाधियां लगाते थे, महाराज धिराज की उपाधियां लगाते थे। और इनकी जो मुद्राएं थी, मुद्राओं में पशुओं के चित्र हो गया, मानव के चित्र, और जो भी पशुओं के मूर्तियां, अन्य तरीके से, इस तरीके से हम कुलिंद राजवंश के बारे में हम समझ सकते हैं। ये थी आज की जानकारी कुलिंद राजवंश के बारे में। और कुछ चीज छूटी है तो मुझे जरूर बताएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं। आज हमने अच्छे से जान लिया कुलिंद राजवंश कहाँ से, इसका जो शुरुआत थी वो जाना, और क्या क्या उसने कार्य किए, किस तरीके से हमको जानने के स्रोत थे, स्रोत जाने साहित्यिक और साहित्यिक, और उसके बाद महत्वपूर्ण राजा कौन था, और कहाँ कहाँ पर क्या उल्लेख मिला है, इसके बारे में छोटा सा हमने इसके बारे में, कुलिंद राजवंश के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को आगे शेयर करें दोस्तों को, चैनल में नए हैं चैनल के साथ जुड़िए। और हाँ, अगर इसके जो भी नोट्स मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।